हिंदी टाइम्स मीडिया के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। समय समय पर हम आपके लिए ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर, ऐसे मुद्दे जो कि समाज में एक हलचल पैदा करते हैं, इन मुद्दों को लेकर के आते हैं जो समाज को उद्विग्न करते हैं अपने आप में। ऐसा ही कुछ मुद्दा हमारे सामने भी है। इसके पहले कि मैं मुद्दे के ऊपर जाऊं, उस विषय के ऊपर बता जाऊं जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचाई, भारत में विशेषकर हलचल मचाई और उससे भी ज्यादा मुस्लिम समुदाय में हलचल मचाई। और बात करें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ चूंकि भाषा संबंधी ज्यादा विवाद नहीं है, ज्यादा स्थितियां नहीं है, लेकिन इस कारण से सब तक बात पहुंच रही है, सोशल मीडिया के द्वारा पहुंच रही है। और मुद्दा मैं आपको आपको जो नजर आ रहा है स्क्रोलिंग के ऊपर वही है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया हिजाब के संदर्भ में। ये कहा कि इस्लामिक कानूनों के आधार पर या इस्लाम के आधार पर, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि हिजाब अनिवार्य है। और ये मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ इसके ऊपर मैं बाद में जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मेरे साथ में जो पैनलिस्ट हैं आज की तारीख में, आज के समय में हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं और अपने विचार रखने के लिए जुड़े हैं, मैं सभी का परिचय एक एक करके कराता चलता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा फेवर लेता हूँ। जो मीडिया के हमारे मित्र हैं, मोइन सिद्दीकी साहब, रावल टीवी से, बोल टीवी में इनके साथ में कई सारे मैंने प्रोग्राम किए हैं। पाकिस्तान से आने वाले पत्रकार हैं, अपनी बात बेबाकी के से रखते हैं और इनके साथ मेरे काम करने का काफी अच्छा अनुभव है, मित्र भी हैं। मेरे साथ में हमारे साथ में अस्मा जी मौजूद हैं, अस्मा अरशद महमूद, जो कि बेसिकली एक कलाकार हैं और कलाकार होने के नाते इनकी अपनी सोच बहुत व्यापक है, बहुत अलग ढंग की सोच अपने आप में रखते हैं। और साथ में कौन नहीं जानता मोज़ैक मिसिसागा में जो मोज़ैक फेस्टिवल होता है और उसमें उन्होंने तमाम भारत, पाकिस्तान सभी लोगों को वहां पर जगह दी अपनी बात रखने की, कला के माध्यम से। जो कलाकार हम लोग पीस की और शांति की बात करते हैं और उन सभी लोगों को मैं अगर परिचय कराने लगूं अस्मा बहन का तो लंबा पड़ेगा, लेकिन थोड़े में कम समझिए। बहुत प्यारी इंसान है और जो अपने विचार रखेंगी, बड़ी बेबाकी किससे रखेंगी और विशेष करके आज के मुद्दे के ऊपर जो कि जुड़ा हुआ है, विशेष करके इस्लाम से जुड़े हुए लोगों से, औरतों से, क्योंकि हिजाब का मुद्दा है। हमारे साथ में कोमलप्रीत जी हैं जो कि टोरंटो कनाडा में ही हैं, जीटीए में है। और ये चूंकि मुस्लिम धर्म में से नहीं आती हैं लेकिन महिला है। मेरे साथ में इन्होंने रेडियो प्रोग्राम में होस्टिंग भी की है, मीडिया से जुड़ी हुई हैं, एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हैं, अपनी मॉडलिंग एजेंसी इन्होंने चलाई हुई है, तो वो भी हमारे साथ कोमलप्रीत जी भी हैं। और दोस्तों, मेरे साथ में एक नहीं कई बार आ चुके हैं आचार्य संदीप त्यागी जी, योगाचार्य हैं, पंडित हैं। और पंडित का मतलब सिर्फ आप धार्मिक मत समझ लीजिए, इनके विचार भी बड़े बेबाक होते हैं, राजनीतिक रूप से बड़े स्पष्टवादी हैं, अपनी बात रखते हैं। और अब परिचय के अंदर में मैंने सबका लगभग थोड़ा बहुत दिया हुआ है और मैं चाहूंगा कि हमारे जो टेक्निकल डायरेक्टर हैं कि जो विषय के ऊपर हमारी जो पोस्ट बनी है वो भी इस प्रोग्राम के अंदर में जरूर चले और आप लोगों तक जो पहुंची हुई है। अंग्रेजी में कहा जाए थ्रू हिजाब, इज इट आइडेंटिटी और नीड ऑफ इस्लामिक वुमेन? जो इस्लाम के फेथ को मानने वाले हैं उनके लिए क्या ये जरूरत है या एक आवश्यकता है? इस विषय के ऊपर, इसमें आपको सारी तरफ गहराइयों से मैं कह रहा हूं, आप लोगों के पास में चूंकि समय से ये सब्जेक्ट विषय पहले से पहुंच चुका है, तो आपका दिल दिमाग भी इसके ऊपर ऑलरेडी पहले से सोच रहा होगा एक, और वो दिमाग अपना काम कर चुका है। तो परिचय के पहले सबसे पहले आखिर और सबसे आखिर में मैं बात करना चाहूंगा सुबोध कुमार जी की। इनसे मेरी जिस तरह प्रोग्राम हम लोग बैठे हुए ऐसे ही मुलाकात हुई, कुछ एक प्रोग्राम में बातचीत हुई और इनकी लीनियंसी के बारे में मैंने कहा स्पष्ट रूप से, वो उनको भी पता है कि वामपंथी विचारधारा से प्रभावित पत्रकार हैं ये भी, और बड़े स्पष्ट ढंग से अपनी बात रखते हैं, सटीक ढंग से अपनी बात रखते हैं। और कैसे वर्चुअल दुनिया में, इस आभासी दुनिया में एक दूसरे के साथ हम जुड़ रहे हैं, भले ही हम पहली बार एक बार भी ना मिले। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं सब लोग मुझे जानते हैं, लेकिन सुबोध जी अपने आप में एक ऐसे शख्सियत है जिनसे मेरी लगभग रोज बात हो जाती है
और ये मुझे मनीष तिवारी जी से मिली, और क्योंकि वो उडुपी में ही रहते हैं, मेरे भाई भी हैं और इस हिंदी टाइम्स टीम के साथ में भी जुड़े हुए हैं। एक डॉक्टर हनीफ शोबाब ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्वेच्छा से अपने दुकानें बंद की, मतलब लोगों ने, डॉक्टर साहब जो है उन्होंने इसका एक लिहाज से समर्थन किया है। और इसको अगर पूरे मुद्दे को समझना है तो इसको इसके लिए 8 पॉइंट है। वो 8 पॉइंट ये है कि जो मैंने आपको बताया उसके अंदर में हाई कोर्ट से लेकर के ये बात आती है कि क्या हिजाब पहनना इस्लामी प्रथा या आस्था का अनिवार्य धार्मिक हिस्सा है। और उसी के साथ में हम इसको आगे लेके चलते हैं, जो अभी मैंने प्रतिक्रिया की बात की है, ये महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा मुद्दा है, और जिस पर कोर्ट ने कहा कि इस्लाम में प्रथा नहीं है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, बहुत अनिवार्य नहीं है, इससे आपकी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती हैं। विशेष करके ऐसे, मैं खुल के बोल रहा हूं कि जैसे हमारे सिख समुदाय के लोग पगड़ी पहनते हैं, उनके लिए अनिवार्य रूप से पगड़ी पहनना सिख धर्म के अंदर में वो उनके लिए बहुत अनिवार्य है, उनके धर्म का अंग है। इसी लिहाज से भारत सरकार ने भी कृपाण प्लेन में ले जाने की इजाजत दी हुई है। लेकिन इस्लाम में हिजाब के संदर्भ में ऐसी कोई बात नहीं है। जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी मैं आपको बता दूं, आरिफ मोहम्मद खान साहब का कहना है कि पहले लड़कियों को जमीन में गाड़ दिया जाता था, अब उन्हें पर्दे में रखकर दबाया जाता है। मलाला यूसुफजई ने कहा है अपने ट्वीट में कि हिजाब पहनने वाली लड़कियों को स्कूल में प्रवेश करने से रोकना भयानक है। और ये बड़ी हैरत की बात है कि वो उन्होंने कहा आगे कि उन्होंने कम या ज्यादा कपड़े पहनने के मामले में भी महिलाओं के खिलाफ आपत्ति है। और उन्होंने कहा है कि भारत में मतलब इस तरह की विचारधारा को या इस तरह की जो हिजाब के ऊपर रोक लगी है, ये इसका विरोध किया है उन्होंने। उसके साथ में मैं शाह महमूद कुरैशी साहब जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से वंचित करना मौलिक मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है, किसी भी को भी इसके उनके मौलिक अधिकार से वंचित करना गलत है। इसी के साथ में कुछ और प्रतिक्रिया मैं बता दूं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने कहा है अपने, उन्होंने हिंदू संस्कृति, उन्होंने कहा हिंदू संस्कृति महिलाओं का सम्मान सिखाती है, और जिन लोगों ने लड़कियों को आतंकित करने की कोशिश की है, जैसे राम करके वो पहले एक विवाद हुआ था, लड़कियों, आप लोगों को पूरी तौर से याद होगा कि उसमें लड़की ने हिजाब पहना था, कुछ लड़के उसके पीछे, और इसके ऊपर बड़ी बड़ी सारी बात है। इस पूरे लेकिन ये अभी ताजा मामला निकला हुआ है उडुपी से, उसके संदर्भ में भी मैं आपको ब्रीफ करता हूं, जो हमारे पैनलिस्ट हैं और जो साथ में हमारे दर्शक देख भी रहे हैं। विश्व हिंदी परिषद ने कहा है कि ये जिहादी आतंकवाद को बढ़ावा देने की साजिश है। लेकिन इसी के साथ में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ जानकारी मैं भी वो भी आपसे शेयर कर दूं, बल्कि बावजूद उसके कि आपको पता भी है, तो ताकि हम इन्फॉर्म हम डिस्कशन कर रहे हैं मेरी पूरी जानकारी के साथ में। फ्रांस ने 11 अप्रैल 2011 को पूरे सभी सार्वजनिक स्थानों पर पूरे चेहरे को ढकने वाले इस्लामी हिजाब के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, और पहला यूरोपीय देश बना था। और फ्रांस की डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में हमें कोई सवाल हम लोग नहीं उठाते। उस वक्त में निकोला सरकोजी थे फ्रांस के राष्ट्रपति, और उसके लिए उस वक्त में 150 यूरो का जुर्माना तय किया गया था। और अगर कोई महिला को चेहरा ढकने पे मजबूर करता है, उसके लिए 30,000 यूरो का देखा जाए तो उसमें जुर्माना तय किया गया था, जो कि आप समझ सकते हैं। बेल्जियम ने जुलाई 2011 में प्रतिबंध लगाया, और नीदरलैंड ने नवंबर 2016 में प्रतिबंध लगाया स्कूलों, अस्पतालों, बाकी जगह पे। इटली में कुछ शहरों में इसके ऊपर प्रतिबंध लगा है, और जर्मनी के अंदर में ये कहा है कि 2016 को जर्मनी की चांसलर उस वक्त में एंजेला मर्केल ने कहा था कि देश में जहां कहीं भी कानूनी रूप से संभव है, पूरा चेहरा ढकने वाले नकाबों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। लेकिन याद रहे कि वहां पर कोई अभी कानून इस संदर्भ में नहीं है। ऑस्ट्रिया में स्कूल और अदालतों स्थानों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा है। नॉर्वे ने भी कहा है कि चेहरा ढकने वाले कपड़े पहनने पर रोक है। स्पेन में भी यही बात है, और उसी के साथ में ब्रिटेन, लेकिन ब्रिटेन में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है स्कूलों को। लेकिन याद रहे कि स्कूल को अपना ड्रेस कोड खुद तय करने की इजाजत है, और उसी के हिसाब से चीजें चलती हैं। अफ्रीका में हमें पता है कि क्या सिचुएशन है, और मैं अगर पूरी तौर से जाऊं तो ये पूरा का पूरा तुर्की, मतलब पूरे विश्व की सिचुएशन बता सकता हूं। तुर्की एक महत्वपूर्ण है। तुर्की में ये पहले
धर्मनिरपेक्ष, आपको पता है कि मुस्तफा कमाल था, तो उसने हिजाब को पिछड़ी सोच बताते हुए इसे खारिज कर दिया था। ऐसी ही सिचुएशन डेनमार्क की है। डेनमार्क के अंदर में भी जुर्माने के प्राविधान को, जो लोग चेहरा ढकते हैं, निजाब पहनते हैं, उसके ऊपर वहां पर भी जुर्माने को मंजूरी दी गई है। रूस में स्वेतारोपोल में वहां पर हिजाब पहनने पर रोक है, और उस जगह पर, लेकिन बाकी जगह पर नहीं है, लेकिन वहां पर है। बात अगर हम करते हैं उसी तरह से स्विट्जरलैंड में न्याय मंत्री एवलिन विडमर ने कहा कि अगर ज्यादा महिलाएं नकाब पहने दिखी तो इस पर प्रतिबंध को लेकर विचार किया जाना चाहिए। तो बुल्गारिया की संसद ने बल्कि 2016 में एक विधेयक पारित किया जिसके मुताबिक जो महिलाएं सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकती हैं उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। इस मामले के अंदर में एक और जानकारी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं, वो महत्वपूर्ण बहुत सारी जानकारी आज तो इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है और आ रही है, बहुत अच्छी बात। मैं बड़ी खुशी है मुझे कि ये सारा विवाद हुआ। इसके अंदर एक और विरोध पक्ष आया कि जिन लड़कियों ने विरोध किया है, और विशेषकर कर्नाटक में किया, कर्नाटक के अंदर हमें पता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यक्रम अपने हिसाब से वो चलाते हैं, और उसमें ये आया है कि पब्लिक यूनियन, मैं संगठन का नाम पीपुल्स यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ पीएफआई, अगर मैं गलत नहीं, पब्लिक फोरम पीएफआई एक संगठन है जो कि बीच में अभी थोड़ी तौर पर खामोश था, लेकिन पीएफआई के ऊपर प्रतिबंध लगा। इसके पहले बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, और उस प्रतिबंध के बाद में सिमी से माना गया जुड़ाव, और ये बताया जा रहा है कि ये लड़कियां जिन्होंने पहना है, उन्होंने नकाब पहनने के बाद में उन्होंने जो प्रदर्शन किया, ये जाने की स्कूल में जाने की कोशिश की, ये पीएफआई के जो स्टूडेंट संगठन है उससे ताल्लुक रखती हैं, और इस पर भी ये सारे विवाद हुए हैं। और साथ में ये हुआ है कि जो कर्नाटक में उडुपी में वहां पर जो हिंदू समुदाय है, उन्होंने स्कार्फ यानी भगवा कलर लेकर के, वो भी लेकर के आने लगे, और सारा विवाद इसी बात पर शुरू हुआ। इस बीच में जय श्री राम वाला भी, आप मत भूलिएगा, इंसिडेंट जिसके अंदर कुछ लड़के पीछे आते हैं और एक लड़की कहती है कि नहीं, मैं हिजाब मैंने पहना हुआ, और वो अल्लाह अकबर का नारा लगाती है। मेरा आप लोगों से सवाल, और एक एक करके मैं आप लोगों के पास में आऊंगा, कि विषय के भीतर रहना हमें महिलाओं से संबंधित है, और शुरुआत में महिलाओं से ही करना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि ये इतना विवाद बिना बात के क्यों, जब सारे के सारे देशों में, पूरे युग, सब जगह पर इसके ऊपर प्रतिबंध लगा है, जिसे हम जिनकी तरफ देखते हैं हर टाइम पे समर्थन करने के लिए, कि ये वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज। हाँ, इसमें मैं कनाडा की बात कर दूं कि कनाडा में अभी प्रतिबंध मेरी समझ में नहीं लगा, लेकिन ये हमारे पैनलिस्ट इसके ऊपर, क्यूबेक में जरूर कुछ प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, अगर मैं गलत नहीं। तो अस्मा जी, शुरुआत में आपसे जी भाई, आप बताइए। थैंक यू वेरी मच तिवारी भाई प्रोग्राम में बुलाने का। पहली बात तो मैं आपके साथ एक चीज क्लियर करूं कि बहुत बड़ा फर्क है हिजाब में और निकाब में और बुरके में। बुरका एक ऐसा ड्रेस है जो बड़ा पर्टिकुलर है। अफगानिस्तान में, दिल्ली में मैंने बहुत बुरके देखे, पाकिस्तान से ज्यादा बुरके मैंने दिल्ली में देखे। निकाब इज अनदर थिंग जिससे में मुंह ढका जाता है। आजकल तो सारी दुनिया पिछले 2 साल से निकाब में फिर रही है। बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन हम हिजाब की बात कर रहे हैं। हिजाब वो चीज है जो यूजुअली औरतें अपने सिर के ऊपर बांधती हैं ताकि बाल ना नजर आए, और उसकी जो वजह है वो बेसिकली रिलीजियस से ज्यादा रिलीजन की मॉडेस्टी है, कि बड़ा क्लियरली कुरान में लिखा है कि अपनी जीनत जाहिर ना करो बाहर जब निकलो। तो ये उसका मतलब ये है कि बन संवर के निकलोगे तो सताई जाओगी, उसलिए बेहतर है कि सादगी से जाओ, सर कवर करके जाओ ताकि इज्जत से लगे। और ये जितने इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं उनके अंदर सर को कवर करना एक मैटर ऑफ रिस्पेक्ट शो करने का तरीका था, और मॉडेस्टी को फॉलो करने का तरीका था। तो हिस्टोरिकली हिजाब पहनना ना सिर्फ मुसलमान और क्रिश्चियंस में कॉमन था, यहूदियों में तो वो बहुत ज्यादा आगे निकल गया था। वहां पे तो ये था कि यहूदी औरत अपना बाल भी नहीं दिखा सकती थी,
चुनाचे वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते होते ये हो गया कि यहूदी औरतें अब विग पहनती हैं बालों की, ताकि अपने बाल ना नजर आए, विग के बाल नजर आए, विच इज ऑफ कोर्स a very confusing situation itself and a contradiction in terms. चुनाचे ये क्लियर करना बड़ा जरूरी है कि हिजाब इज जस्ट कवरिंग योर हेयर, नॉट योर फेस, कवरिंग योर हेयर। और जो वर्डिक्ट दी है कर्नाटका कोर्ट ने वो हिजाब के बारे में। अब मुसीबत ये है कि ज्यादातर लोगों को यही नहीं डिफरेंस ही नहीं पता कि हिजाब और निकाब का क्या डिफरेंस है। नसीरुद्दीन शाह साहब ने एक पाकिस्तानी फिल्म थी बोल, उसके अंदर एक बड़ी जबरदस्त लाइन कही थी, उसमें उनको उनकी दाढ़ी में उन्होंने कहा जी इस्लाम में दाढ़ी है लेकिन दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। इसी तरह इस्लाम में हिजाब है लेकिन हिजाब में इस्लाम नहीं है। तो चुनाचे मैं अपने बड़े फख्र तरीके से कहती हूँ, मैं मुसलमान औरत हूँ, मैंने नहीं पहना हुआ हिजाब, मेरी वालदा पहनती हैं, मेरी बहनें दोनों हिजाब करती हैं, तो वो उनकी राइट हिजाब करने की, मैं हमेशा उसके लिए स्टैंड करूंगी, लेकिन मेरी राइट नॉट टू वेयर हिजाब इज ऑल्सो समथिंग जिसके लिए मैं हमेशा स्टैंड करूंगी। तो जब हम एक पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं तो हमें इक्वली, और उस पॉइंट ऑफ व्यू को हम इस पॉइंट से देखते हैं कि ये राइट है, तो हमें फिर दूसरी राइट भी उसी तरीके से प्रोटेक्ट करनी है और डिफेंड करनी है। जी अस्मा जी, आपने बड़े दोनों ही बातें रखी आपने। सर ढकने वाली हिजाब के ऊपर आपने विशेष करके जोर दिया, और साथ में ये भी बताया कि रिस्पेक्ट की बात भी है। अगर बात करें तो हिंदू समुदाय की बात करें, इसमें भी रिस्पेक्ट का एक ताल्लुक होता है कि एक समय पे जिसे सर को ढकना और घूंघट की बात भी आती है। घूंघट को मैं पर्दा प्रथा यानी उसको नकाब तक ले जाने की बात समझ में आती है, क्योंकि वो एक होता है कि आप अपना चेहरा ढकते हैं, और उसको भी सम्मान का नाम देकर के काफी समय तक में इसको किया गया। जबकि ये रिसेंट मैं कहूंगा कि बहुत हालिया समय में, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता कि रानी लक्ष्मीबाई चेहरा ढक करके कैसे जाकर के लड़ी होंगी अंग्रेजों से, बिल्कुल मुझे नहीं समझ में। अगर औरतों के ऊपर ये मैंडेटरी कम से कम प्रतिबंधित नहीं था। सम्मान देना अपने आप में एक जरूर बात होती है, और तो सम्मान देना जो है वो आवश्यक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारा यहाँ पर उन्हीं दोनों बातों से ताल्लुक है कि, और इसके पीछे मैं चाहूंगा कि अपने अपने विचार आप लेके चलिए। मैं आना चाहूंगा आचार्य संदीप त्यागी जी के पास में। संदीप त्यागी जी, सम्मान की बात है, और पुरुष पगड़ी पहनते हैं, मैंने खुद टोपी पहनी हुई है। सर को ढकना हमारे सम्मान का एक हिस्सा है। लड़कियों ने अगर सर ढक करके जा रही हैं तो इसमें क्या गलत है? और उसके बाद में ये एक सिस्टम का भी मतलब एक परंपरा का भी हिस्सा है। नकाब पूरी दुनिया ने ओढ़ रखी है, स्पेशली मतलब अब टीवी प्रोग्राम में आप नहीं लगाएं, लेकिन कभी आपको बहुत सारे ऐसे फुटेज दिख जाएंगे, नेताओं से लेकर सब अपने चेहरे को नकाब लगा करके घूम रहे थे अभी तक। इतना हो हल्ला क्यों, इतना शोर शराबा क्यों? वैसे जो चर्चा है उसकी समाप्ति तो आशिमा जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से अपनी जो व्याख्या करके कर दी। जी अच्छा, आपने मतलब आप बोलने से बचना चाहते हैं यूं? नहीं, बचना नहीं चाह रहा मैं। इन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल संतुलित ढंग से कहा है, और वो उस पर कोई तो मेरा सवाल यही है आपसे, मेरा ये कहना है कि मैं भी उनके साथ में हूं कि उन्होंने बहुत संतुलित ढंग से कहा है। तो ये इसमें जो विवाद हुआ है, इसमें विवाद के में आप किधर, मतलब लड़कियों ने प्रदर्शन किया कि उनको हिजाब पहन करके स्कूल में जाने की इजाजत होनी चाहिए, तो गलत क्या है? जाने दीजिए उनको। हाँ, नहीं, जो विवाद है, विवाद सही बात के साथ में जब गलत बात घोलमेल करके प्रस्तुत की जाती है, तब जो है विवाद। हिजाब पहनना आप मुझे बताएं, हिजाब पहन कर मुझे पॉइंटेड बताइए, मैं डिस्कशन में लेके आ रहा हूं, क्योंकि उसके बाद आपके बाद में मैं एक ब्रेक भी लूंगा, तब तक बाकी लोगों को अपने पक्ष और अपनी सोच को तय करने का मौका मिलेगा। और चूंकि आप आचार्य हैं, पंडित हैं, आप बताइए दोनों चीजें। एक, मेरी ये सोच है, नकाब जो है किसी भी शख्स को अपना चेहरा ढकने पर मजबूर करना गलत है। लेकिन मैं इस बात का भी पक्षधर हूं कि अगर मेरी मर्जी है टोपी पहनने की, कल की तारीख में मेरी आप टोपी उतरवाएंगे, बोले टोपी मत पहनिए, तो अगर मैंने अपना सर ढका हुआ है तो इसमें क्या गलत है? एक,
तो अगर ये साथ में जितना पूरी दुनिया का मैंने ये, हाँ, लेकिन कुछ जगह मेरे अपने मत हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसमें पैनलिस्ट नहीं हूं, मैं चाहूंगा जो कहना आप लोग तर्क दें। तो मेरा आपसे पॉइंटेड सवाल है, एक, आप मुझे पूरी उम्मीद है कि एक हिंदू धर्म के प्रकांड विद्वान होते हुए आप मुझे बताएंगे घूंघट प्रथा बिल्कुल गलत है, लेकिन सर ढकने में कोई दिक्कत नहीं है, और इस लिहाज से उन लड़कियों ने जो उडुपी के अंदर में प्रदर्शन किया वो सही है। क्या आप इस और मतलब उनका कहना सही है, और उसके विरोध में जिन छात्रों ने भगवा लेकर के आए उन्होंने जो किया है वो ठीक नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? देखो, समय के हिसाब से एक समय ऐसा रहा होगा जब जरूरत होगी। आज ऐसा है किसी प्रथा को पालन करने की आवश्यकता नहीं हो, ठीक है। एक समय था जब आप पैदल चलते हैं तो छतरी लेकर के चलते हैं, जब आप मोटरसाइकिल पर बैठ करके चलेंगे तो फिर छतरी लेकर के थोड़ी चलेंगे, ठीक है। आप किस वाहन तो में आपके हिसाब से आज ये समय की आवश्यकता है, आपका कहना है कि आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है किसी भी तरह के ऐसे सिंबल को आप अपने वाक्य मेरे मुंह में नहीं डाल सकते, ठीक है। आप बोलिए, स्पष्ट बोलिए कि आप क्या मानते हैं, ये सही है गलत है, इसमें स्पष्ट बोलिए ना। अब वो पंडित होने के नाते मुझे एक डर ये होता है कि हम शब्दों के गोल मोल जाल में उठ जाते हैं, जैसे पता ही नहीं लगता आप इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। तय कीजिए। नहीं, अब मैं बताऊं आपको, क्या पगड़ी वाला व्यक्ति ही सरदार कहलाता है? अगर ऐसा पगड़ी वाला व्यक्ति सरदार कहलाएगा तो जिन्होंने सब पगड़ी बांध रखी सभी सरदार हो गए। लेकिन याद रहे, लेकिन नहीं जी, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि आप किसी के अन्न की पगड़ी को, जी सॉरी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। पटेल ने पगड़ी नहीं बांधी थी। तो हमें दोनों ही चीजों को समझना होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे सरदार पटेल बिना पगड़ी के भी सरदार हो सकते हैं, और जो पगड़ी बांधना है वो भारतीय संस्कृति है, वो हमारे मतलब धर्म कहो मजहब कहो, उसकी आवश्यकता के हिसाब से लोगों ने उस पर जान गंवाई है। पगड़ी के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। हम हिजाब की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हिजाब की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट। जी जो जितनी महत्ता हिजाब पहनना ठीक है के लिए पगड़ी की है, जितनी महत्ता पुरुष के लिए पगड़ी औरतों के लिए हिजाब की, महिलाओं के लिए हिजाब की है। लेकिन उस हिजाब को जैसा अभी कहा कि पहले समझे तो हिजाब की जरूरत क्यों पड़ी, क्या आवश्यकता थी। चेहरे को ढक के नकाब पोश होकर के घूमना, पता चला बुरके में आदमी की बजाय जो है कई पिक्चरों में दिखाया। पर हम हिजाब की बात कर रहे हैं, याद रहे, अभी हमने नकाब की बात नहीं की, हमने बुरके की बात नहीं की, इसलिए अस्मा जी ने बहुत क्लियर ढंग से इस बात को डिफाइन किया। तो हिजाब पहनना कोई गलत नहीं है, इसके विरोध मुझे लग रहा आप इसके विरोध में तो नहीं है ना, हिजाब पहनने के। नहीं, मैं विरोध में नहीं हूं, लेकिन विरोध ये जो प्रोपेगेंडा है, देखो जो छोटे बच्चे हैं, क्या है जो छोटे प्रोपेगेंडा क्या है? प्रोपेगेंडा ये है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको अभी पूरे कपड़े पहनने और शिक्षा किस तरह से लेनी है, स्कूल की जो जरूरत है उनको पूरा करना है। जिन बच्चों को जो है अपने फोकस अपने मतलब अध्ययन पर करना चाहिए, उनको अगर आपका मतलब है कि ये बच्चों को ये बात हिजाब पहनने के लिए अगर उनको रोका जाए और उन्होंने कहा कि हमें पहनने दीजिए, तो क्या गलत है? नहीं, उन बच्चों को अगर छोटे बच्चों के प्रति किसी की भावनाएं जो हैं वो दूषित हैं, अगर छोटी लड़की को देख करके कोई कहता है कि उसको हिजाब में रखो नहीं तो लोगों की निगाह खराब होगी, वो बच्चे के विरोध में है, लोगों की गलती है। उन लोगों को सुधारना चाहिए, उनको पनिश करना चाहिए। ठीक। तो आप इस सोच के खिलाफ में हैं कि जो कहते हैं कि लड़कियों को सिर्फ इस लिहाज से, आप कहीं बुरके पे चले गए। हिजाब का मतलब तो सिर्फ मेरी समझ में मुझे जो समझ में आया अस्मा जी की बात से, वो ये है कि हिजाब सर को ढकना है, बल्कि और नकाब जो है चेहरे को ढकना है। सर को ढकने वाली भी बात है तिवारी जी, सर को ढकना। एक आदमी गंजा है, वो पसंद नहीं करता सर को ढकना। एक जो है बाल है वो तब भी अनिवार्य नहीं होना चाहिए, आपकी समझ में अनिवार्य नहीं होना चाहिए, राइट? कहीं नहीं है, अनिवार्य कहीं नहीं है। चलिए, जहां तक मेरी जानकारी है, जो उसको सुझाव के रूप में दिया गया है। अब एक बात बताएं, अगर मास्क लगाने की सरकार से जो ऑर्डर हैं, तो क्या आप मास्क लगा करके सोएंगे रात को अपने कमरे में?
ठीक है, तो मतलब वो रात अति को सोने नहीं की होनी बात है, ये चाहिए, जो दिन में नियम कानून है। स्कूल जाने की बात है संदीप जी। ये दिन हाँ, में स्कूल जाने की बात है, लड़कियों का कहना है हम सर ढक के जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक और एंगल है, मैं आपको यहाँ पर रोक करके छोटा सा एक ब्रेक लेना आवश्यक है, क्यों नहीं तो ये बात, और उसके बाद में एक ही ब्रेक होगा, इसके अलावा कोई दूसरा ब्रेक नहीं होगा। और उसके बाद में हम जो जहां पर आपने बात खत्म की है, हम हमारे साथ में जो अन्य पैनलिस्ट हैं उनके भी विचार लेंगे, क्योंकि इसके इस समस्या के, इस पहलू के, इस विवाद के कई सारे रंग हैं, और हम कोशिश करेंगे, एक ये डिबेट डिस्कशन इस विषय पर काफी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं है। जैसा आसमा जी ने बताया कि हिजाब अलग चीज है, नकाब अलग चीज है, बुर्का अलग चीज है, और उसके प्रथा, उसका रीजन भी बताया। हमारे साथ में मोइन सिद्दीकी साहब भी जुड़े हुए हैं, जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, इस्लाम से भी का भी इनके पास में अध्ययन है, वो भी अपने व्यूज बताएंगे, और हम इस डिबेट और डिस्कशन को जारी रखेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। टाइम्स मीडिया में दोस्तों एक बार पुनः आपका स्वागत है। बड़ी बेबाक सी बातचीत हो रही है, और बड़े संतुलित जवाब दिए हैं आसमा जी ने और संदीप जी ने। एक शांति वाली उन्होंने भी विरोध, संदीप जी ने कहा कि लोगों को दोनों ही बातें कही है, जैसे कि आसमा जी ने एक बात कही कि जो बुर्का, जो कपड़े पहनाए जाएं और आप सादे ढंग से जाएं, और उस सादे ढंग से जाने के अंदर में ये बात भी आती है कि लोगों की निगाह, ये अफसोसनाक है 2022 के अंदर में भी हम, और ये बच्चे हमारे विरोध भी कर रहे हैं, हमारी बहुत सारी जनरेशन ने विरोध भी किया। मैं, क्योंकि जहां बात हो रही है पुरुष और नारी के, औरत और आदमी के बराबरी की, इक्वालिटी की बात हो रही है। एक समय था, निसंदेह वो समय रहा होगा, हर सिविलाइजेशन में समय आया है जिस सिविलाइजेशन के अंदर में औरतें को डर के मारे अब इस तरह के कपड़े पहनने पड़े, डर के कारण मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि तभी आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत सादे होके जाए, लोगों के ऊपर ध्यान आकर्षित न करें, इसके भीतर एक ये डर भी छुपा हुआ है। लेकिन आज की पीढ़ी इसका बेबाकी एकदम ठोकर में उड़ा रही है इस सोच को, कहेंगे हम डरेंगे नहीं। आज की लड़कियां कह रही हैं, इस लिहाज से आप देखें, और बहुत सारे इसके ऊपर लड़कियों के कपड़ा पहनने के ऊपर बड़े विवाद हुए हैं। मैं इस बात का पक्षधर हूं। मुझे याद है कि दिल्ली के अंदर एक विरोध में प्ले कार्ड मेरी आंखों के अंदर जैसे आज भी याद है, कि उसमें कहा था कि निगाह तेरी बुरी और शर्म मैं करूं, नहीं चलेगा। ये बच्चियों के, क्योंकि कि और तो निगाहों में पुरुषों को अपनी बदलाव लाना जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है लड़कियों, और इसके लिहाज से दोनों को अपने एक बड़ा सीरियस मुद्दा अस्मा जी ने इसी बीच में इशारे में दिया, एक बात कही जिसके ऊपर आने वाले समय में बातचीत होगी। लेकिन मैं, और जैसे संदीप त्यागी जी ने कहा अपनी जगह पर कि इस पूरे मुद्दे के अंदर कि भड़काया जा रहा है, और वैसे उन्होंने परंपरा का स्वागत किया कि अगर हिजाब मान्य है तो कोई दिक्कत नहीं है उस लिहाज से, लेकिन इसके कुछ अन्य पहलू भी हो सकते हैं। कोमल जी, आपका क्या मानना है कि ये जो हिजाब, क्योंकि इसका एक और एंगल है, क्योंकि हिजाब इस्लामिक बनकर के भी लड़कियां पहुंची हैं, उनका कि हम इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम में हमारे पास में हिजाब है, तो एक तो ये बात होती कि ये क्या कल की तारीख में एस्केलेट होकर के और आगे बढ़कर के नकाब और बुर्के पर भी बात जा सकती है, और उसके बाद में साथ में आप भी इस बात का भी उत्तर दें कि क्या इन बच्चियों को, मतलब जानबूझ करके कर्नाटक में प्रोपेगेंडा किया गया, लड़कियों को तैयार किया गया, जैसे ये इंफॉर्मेशन भी आई है कि जो ये लड़कियां सिमी से या पीएफआई से उससे जुड़ी हुई हैं और उनकी स्टूडेंट विंग है, तो जानबूझ करके विवाद पैदा किया जाए हिजाब के संदर्भ में, क्या कहेंगे आप? धन्यवाद। पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया इस शो पर, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। मैं अपनी जो जवाब है इस शेर से शुरू करना चाहूंगी। सलीका, तुमने पर्दे का बड़ा अनमोल रखा है, यही कातिल निगाहें हैं, इन्हीं को खोल रखा है। तो वाह साहब, आप तो एकदम रोमांस में लेकर के गई, लेकिन शेर अच्छा है। इस विषय से आते हैं विषय पर जी, बहुत खूबसूरत शेर। ओके, विषय ऐसा है कि देखिए, हिजाब कोई आज की चीज तो नहीं है, हिंदुस्तान में कब से चला आ रहा है, कब से पहन रही हैं लड़कियां, लेडीज हिजाब बुर्का जिस तरह से पहनना चाहे पहनती हैं। उसमें कई तरह के फैशंस भी आ चुके हैं। आप शायद अगर देखें तो हिजाब में इतना मतलब चमक दमक होती है आजकल,
कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये हिजाब है कि ये मेकअप, मतलब ये एक्सेसरीज हैं। तो ये जो इशू है ना, ये बनाया गया है। ये तब मैं जी मानती जेन्युइन है अगर ये नया कुछ होता कि भाई आज सब लड़कियां इकट्ठे होकर कह रही हैं हमने तो आज से हिजाब पहनना ही पहनना है, कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं है, वो बहुत देर से पहन रही हैं और सबको परमिशन है, सबको इजाजत है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वहां पे आज भी जो भी इश्यूज आ रहे हैं ना अब उठ उठ के, वो सिर्फ कॉम्युनल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने के लिए जानबूझ के आ रहे हैं ताकि उसमें पॉलिटिकल जो बेनिफिट है वो उठाया जाए। अब वो हर जगह, कहीं बीजेपी है तो कहीं कांग्रेस है, कहीं आप है कहीं कोई है, जहां पर जिसकी गवर्नमेंट है वहां पर उन्होंने अपनी कुर्सी को बरकरार रखने के लिए कुछ ना कुछ कुरेदा कुरीदी करनी है। तो उसमें फंस रही है कॉमन पीपल, फंस रहे हैं कॉमन लोग। ठीक है, आपका मैं भी एक माना जाए हिंदू कि परिवार से हूँ, मैं जी हिंदू जी परिवार बोलिए। से हूँ, मेरी शादी एक सिख सरदार से हुई। ठीक है, तो मुझे दोनों धर्मों का पता है कहाँ क्या है कहाँ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हमें इंडिया में रह के हमको ये नहीं पता है कि ईसाई और मुस्लिम कैसे रहते हैं, सब पता है हमको। ऐसा कुछ भी नया नहीं है हमारे लिए। ये बड़ी अजीब सी बात है कि अचानक से मुद्दे बन जाते हैं। मतलब मुद्दा है नहीं लेकिन बनाया गया है उसको। ये क्या मुद्दा है? आपका मानना हिजाब है क्या कि है? मुद्दा हिजाब है नहीं, आपका जी जी कोमल जी, आपका ये कहना है कि मुद्दा है नहीं, बनाया गया। वैसे हमारे जो दर्शक है वो देख लें कि हमारे पास में दोनों ही बहुत, एक हिंदू एक मुस्लिम समाज से आते हुए, और जैसे कोमल जी के पास में सिख धर्म का भी, उनका सिख परंपराओं का भी अनुभव है। दोनों ही बिना हिजाब के आई हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर कि जानबूझ करके राजनीतिक रूप से इस मुद्दे को उछाला गया। मैं आना चाहूंगा सुबोध जी आपके पास जस्ट में वन लास्ट लाइन, जी कोमल जी जस्ट अपनी वन बात लास्ट अपनी पूरी लाइन कर आई रही वांट थी, टू बोलिए। से। जी 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 वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मुद्दा बन जाता है और आप अदालत में चले जाते हैं तो फिर दोनों पार्टीज में से एक की हार और एक की जीत तो होनी है। जैसे कोई दंपति है घर में, एक दूसरे को थप्पड़ मार दें, घर की बात घर में रह जाए, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर वही बात अगर आप अदालत में लेके जाओगे तो कोई ना कोई डिसीजन तो होगा, किसी ना किसी फेवर में और किसी जी के अगेंस्ट। तो वो जी जब डिसीजन, अब जब ये मुद्दा बना देते हैं, अदालत तक पहुंच जाता है, डिसीजन हो जाते हैं, फिर वो आग लगाने का काम करते हैं। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। ठीक। तो ये नहीं इस चीज समझ के रही खिलाफ साफ है साफ। एक जी, मुझे बात समझ में आई और मैं पॉइंटेड कि एक कि आप जानबूझ करके, एक आपका ये कहना है कि इसको शुरू किया गया, विवाद को जानबूझ करके बनाया गया। दूसरे नंबर पर अदालत ने जो फैसला दिया है और अदालत के फैसले का सम्मान करने के बजाय आप इसके ऊपर बंद आयोजित कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। सुबोध कुमार जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि इस मामले का राजनीतिक एंगल भी जानबूझ करके लकड़ी की, मतलब आप उत्तेजित कर रहे हैं लोगों को। और एक लिहाज से मैं देखता हूं कि कुछ मतलब हवा में कुछ जहर घोलने की कोशिश है, कई लिहाज से होती है। और ये करने वाले कौन है कि अचानक से मतलब हिजाब की बात आ गई, इसके अचानक से एक और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीच में मैंने एक पाकिस्तानी वीडियो देखा। पाकिस्तानी वीडियो मतलब जहां पाकिस्तानी मीडिया का है, मैं लिंक आपसे कोशिश करूंगा कि आने वाले प्रोग्राम में कभी शेयर कर पाऊं या कम से कम हम अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दे पाए, जिसमें वहां पर पाकिस्तान के एंकर ने एक बात कही कि जो लड़की, जो शुरुआत का विवाद, जिस विवाद का मैंने जिक्र किया कि जिसमें उसमें इस विवाद को भी सम्मिलित करता हूं, और वो हिजाब पहने हुए कुछ लड़के उसको जय श्री राम बोलने के लिए कहते हैं और वो एकदम कहती है कि अल्लाह अकबर और सारी चीज। तो कुछ उसमें जो मीडिया के जो पत्रकार और पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान का, और उसमें पत्रकार बैठे हुए, उन्होंने एनालिसिस की कि ये लड़की फ्रेम के अंदर आकर के बोल रही है, लड़के पीछे से बोल रहे हैं, तो ये एक स्टेज्ड है। उन्होंने पूरा एनालिसिस करके कहा, साथ में कहा कि अगर ये स्टेज्ड नहीं है तो भारत के लोकतंत्र की बहुत बहुत सराहना की जानी चाहिए। बोले क्या आप सोचते हैं कि यहां पर पाकिस्तान के अंदर में कोई हिंदू लड़की इस तरह से बोल करके बच के निकल के जा सकती? तो उन्होंने सवाल उठाया। तो ये बहुत सारे एंगल हैं इस हिजाब मुद्दे के। एक कि जानबूझ करके क्रिएट किया जा रहा है, एक भारत के अंदर में अनरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। माफ कीजिएगा, कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि स्कूल के ड्रेस कोड का मामला, स्कूल के ड्रेस
हिजाब पहनने पर पाबंदी सवाल नहीं उठाया। ये कहा कि स्कूल के ड्रेस कोड का सारा इशू है, स्कूल ने अगर ड्रेस कोड डिसाइड किया है ठीक है, और उसके बाद में अनरेस्ट को देखते हुए अगर कर्नाटक सरकार का ये टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है जिसमें कहा है, और उसके साथ में उनके पास में भी जो जानकारी हमने आपसे शेयर की कि बेल्जियम से लेकर के और फ्रांस से लेकर के जर्मनी से लेकर पूरी दुनिया के अंदर में हिजाब को अगर बैन किया कि बोले भाई धार्मिक सिंबल के हिसाब से नहीं चलेंगे। क्यूबेक के अंदर, हमारे कनाडा क्यूबेक के अंदर में भी ये बात है, वहां पर ये मुद्दा उठा था। तो इस्लाम के अंदर में अनिवार्य नहीं है, सरकारें चाहे, एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहे तो बंद कर सकता है। और हाँ, पर साथ में एक बात और भी है कि अब आजकल जैसे कुमल जी ने कहा, उन्होंने कहा भाई ये फैशन का हिस्सा हो गया है, हम पहन रहे हैं, आपको तकलीफ क्या? और तो ये कुछ फोर्स करने वाली बात है, क्या कहेंगे सुबोध जी? सॉरी, हमने एक फैशन शो टोरंटो में करवाया था दिवाली जी, मैं कुमल जी आपके पास में आऊंगा। सुबोध जी ने अपनी बात नहीं की, सुबोध जी की बात मैं चाहूंगा। सुबोध जी बोले। जी सॉरी जी, सुबोध जी। मामला दुनिया में अभी ये है कि एक कहावत है कि शमा बुझने से पहले जोरों से रोशनी देती है। तो रिलीजन अपना स्पेस खो दे पूरे वर्ल्ड डेमोक्रेसी में, वो इसलिए अपने संघर्ष में लगी हुई है। अभी पूरी दुनिया जो गवर्नेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में रिलीजियस राइट के ऊपर में ये झगड़े चलेंगे। सिर्फ भारत से नहीं है, दुनिया के मुख्तलिफ दूसरे मुल्कों में भी इस तरह के झगड़े हैं। मुझे इसी संदर्भ में मैं देख रहा था कि कराची में एक सेंट कैथेड्रल स्कूल है जिसमें बेनज़ीर भुट्टो पढ़ी हैं, वो हिजाब लगा के नहीं जाती थी। यहाँ तक कि बेनज़ीर भुट्टो शिमला एग्रीमेंट में जो आई हैं मिलने के लिए इंदिरा गांधी से, शी वॉज नॉट पुटिंग द हिजाब। क्यों? क्योंकि उसका नाम है सेंट कैथेड्रल, क्रिश्चियन स्कूल है, कैथलिक स्कूल है, उन्होंने उसको मना किया होगा। तो अमीर बाप की बेटी थी, उन्हें इंग्लिश एजुकेशन चाहिए था, इसीलिए वो इतनी बड़ी। गरीब आदमी के बच्चे मदरसा में जाते हैं, हिजाब पहन लेते हैं, बुर्का पहन लेते हैं, जो पहना दो मर्जी वो पहनेंगे, क्योंकि उनके लिए तालीम हासिल करने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है ना। यहीं पे इंडिया में ही जो तमाम बड़े बड़े हैं, सेंट स्टीफेंस जहाँ से ज़ियाउल हक साहब ने पढ़ा है, ठीक है ना, आप जाइए सेंट स्टीफेंस के कल्चर देखिए, वहाँ पे तो कोई इस तरह के नहीं है। तो गरीब के बच्चे जो जाएंगे मदरसा में जाएंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाएंगे। कौन जाते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में? वो जो कोई कुछ नहीं कर सकते वो जाते हैं अलीगढ़ में। वो क्या आजकल सब पहन लेते हैं आपस में, लेकिन सेंट स्टीफेंस में आप जाके देखिए नहीं होगा, और सेंट स्टीफेंस में जाने के लिए मार करते हैं। तो मेरा कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेज स्टेट की लड़ाई चलेगी, और अभी जो मॉडर्न स्टेट है उसमें इस तरह के नए नए कानून आएंगे। आपने एक चीज मेंशन नहीं किया, ट्यूनीशिया में, अल्जीरिया में, मोरक्को में, इन तमाम 3 कंट्री जहां पे 98% मुस्लिम्स हैं, वहां पे भी हिजाब बैन है। क्यों उन्होंने बैन किया? उन्होंने ये तर्क दिया कि गवर्नमेंट शुड नॉट लुक लाइक एन पॉलिटिकली ओरिएंटेड, सो द ओरिएंटेशन को खत्म करने के लिए उन्होंने हिजाब पे प्रतिबंध लगाया है। यहाँ तक कि टर्की में भी बैन है। टर्की में एक पार्टी है जो कि इसी के लिए, उनको कोई दूसरा इशू नहीं है, गुर्बत उनके लिए इशू नहीं है, उनके लिए इशू है कि हेडगियर रखो या नहीं रखो। कर्नाटक के अंदर में जो हुआ था, वो कर्नाटक के अंदर में मुख्य रूप से ये हुआ था कि ये कराई गई प्रायोजित थी, नंबर 1। नंबर 2, मैं एक चीज मेंशन कर देता हूँ, दुनिया में 3 प्रकार के ही सेकुलरिज्म है। एक सेकुलरिज्म वो है जो फ्रांस प्रैक्टिस करता है, वो कहता है कि नो रिलीजन इन द पब्लिक इंस्टीट्यूशन, फ्रांस कहता है। दूसरा कहता है क्या कि आप बाहर प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन में नहीं कर सकते। दूसरा चाइना कहता है, बोलता है कि नो रिलेशन विद एनी रिलीजन, नॉट एनीवेयर, जीरो टॉलरेंस अबाउट द रिलीजन, वो कहता है कि एक्सक्लूसिव रिलीजन। और तीसरा भारत करता है, जो कि अकबर की दी हुई है, कि रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन, और जिसमें प्रोटेक्ट द अदर रिलीजन, जो कि इन कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान प्रोग्रेसिव था, उसने ट्रिपल तलाक को 1956 में ही बैन कर दिया, तलाक़े बिदअत वहां पे खत्म हुई, और हमारे यहाँ पता नहीं उसको क्यों अभी तक ढो रहे थे। जिसके चलते 1971 में जब बांग्लादेश बना, उनके यहाँ तलाक़े बिदअत खत्म, क्योंकि उन्होंने पूरी कॉन्स्टिट्यूशन इनहेरिट की थी पाकिस्तान से, उनके यहाँ नहीं था। तो जो इंग्लिश स्पीकिंग मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है, उसने तो तलाक़े बिदअत नहीं प्रैक्टिस की। हमारे यहाँ के ये कठमुल्ले जो कि लेफ्ट ओवर थे मुस्लिम, जिनको अच्छे जो क्वालिटी के मुस्लिम थे, वो तो पाकिस्तान चले गए। ये लेफ्ट ओवर जो थे वो प्रैक्टिस करने लगे तलाक़े बिदअत, पता नहीं बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना।
तो ये जो चीजें हैं, और हमारे पाकिस्तान के मित्र हैं, उन्होंने लिखा कि कॉलोनियल रूल हमारा आपका सेम था, लेकिन हमने तो बैन लगा दिया और आप उसको ढोते रहे अभी तक। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। जी मैं सुबोध जी आपकी बात पर है जी नहीं, अब लास्ट में मैं सर एक सेकंड लूंगा। ये झगड़ा इसलिए है कि ये बात कहां से निकली, इन्होंने ये कहा कि जब एक सिख किसी स्कूल में टर्बन लगा के आ सकता है, आर्मी में वो जनरल हो सकता है टर्बन लगा के, तो हम क्यों नहीं ये काम कर सकते? नहीं, बात यहां पे थी कि मैं उसके नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि क्या ये एसेंशियल पार्ट है या नहीं है। एसेंशियल पार्ट है तो हम प्रोटेक्ट करेंगे, यदि एसेंशियल पार्ट नहीं है तो हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसी पे कहा गया कि जो जज ने कहा कि लॉयर को इतने जो लंबे डिबेट चले, उसने कहा कि आप कुरान में ये दिखाइए कि ये हिजाब जो है ये पहले एसेंशियल है या नहीं है। क्या कुरान नहीं, जो हिजाब नहीं पहनेगा उसे गैर मुस्लिम करार देंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी नहीं है। तो जब मैंडेटरी नहीं है तो बोला कि तब नहीं हो सकता है। यही बातें हुई थी तलाक़े बिद्दत में। उन्होंने कहा था कि नहीं हदीस में, तो बोला कि हदीस को मैं नहीं मानता हूँ, 14 हदीस हैं, किस किस को मानूं, हदीस को नहीं मानता हूँ। और हमारे यहाँ जो मुस्लिम है वो सल्फी मुसलमान है ना, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, इसको नहीं माना जाएगा। यही कर्नाटक हाईकोर्ट का जजमेंट है। धन्यवाद। ठीक। अब मैं लेके जाना चाहूँ, बिल्कुल अस्मा बहन अपनी बात करने, अगर संक्षिप्त में आपको अपनी बात ऐड करनी है अस्मा जी, आप बिल्कुल बोल सकती हो। फिर उसके बाद में मोइन साहब से सारे सवाल मतलब अस्मा को करने से बाद में करता हूँ। मैं सिर्फ भाई साहब की एक बात जो थी उसके बारे में कहना चाहती थी, क्रिश्चियन स्कूल्स के बारे में। सुबोध जी, मैं कैथलिक स्कूल्स में पढ़ी हुई हूँ। बहुत आम है पाकिस्तान में उस जमाने में उन स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल्स में जाना। हमारी सारी नन्स जो थी, सारों के सर हमेशा ढके हुए होते थे। दूसरी चीज, हमारी इंग्लिश की टीचर थी, वो नन नहीं थी, लेकिन उनका मैंने कभी दुपट्टा सर से उतरा नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था। वो आज भी ये आते हैं और आज भी वो सर पे दुपट्टा लेती है, मिस एंड्रूज। मेरा, जब आप ये वाला एग्जाम्पल देते हैं ना कि बेनजीर भुट्टो नहीं लेती थी हिजाब, तो एक बात जरूर याद रखिए कि हिजाब इंडिया के अंदर बुर्का ज्यादा कॉमन था। वो हिंदू बच्चियां भी पहनती थी, मुसलमान बच्चियां भी पहनती थी पार्टीशन के टाइम के ऊपर, और बहुत सारी हिंदू फैमिलीज थी जो फॉलो करती थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब पहली दफा खवातीन को इजाजत दी गई जाने की, तो सबसे पहले हिंदू खवातीन गई, हिंदू फैमिलीज की बच्चियां गई, लेकिन वो किस तरह जाती थी? बुर्का पहना होता था, घोड़े वो टांगे के इर्द गिर्द पर्दा लगा हुआ होता था और जाती थी वो। इस मामले में आप जरूर सुनिए, लेक्चर है रुखशंदा जलील साहिबा का, दिल्ली की बहुत आला राइटर भी हैं, ट्रांसलेटर भी हैं, और उन्होंने पूरा लेक्चर बनाया हुआ इसके ऊपर कि अर्ली डेज में क्या रिवाज था। अब जाके जब हम लोग इस टाइम पे बुर्का अगर नहीं पहन रहे तो बुर्के की एक छोटी फॉर्म आ गई है, अब वो हिजाब है। और कर्नाटका में और इंडिया में जो आपने बात की, आपने बिल्कुल सही बात की। इंडिया के अंदर अभी भी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो, मैं बिल्कुल क्लियरली कहूंगी, बहुत बैकवर्ड भी है, और उनके जो तरीके तौर हैं वो ज्यादा बैकवर्ड इसलिए भी हैं क्योंकि वो एक तरह से अपने आप को, उनके जो लीडर्स हैं वो हमेशा अपने आप को थ्रेटेंड माइनॉरिटी कहते हैं। उसकी वजह से वो फियर ऑफ आइडेंटिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहता है, और उसी की वजह से वो हिजाब और इन चीजों के अंदर है। लेकिन आपको ये बता दूं कि बुर्के की जो छोटी फॉर्म है, कम फॉर्म है, वो हिजाब है, और इस लिहाज से इट इज अ बेटर प्रोग्रेस, इट्स अ प्रोग्रेसिव थिंग। जी और मैं इसमें बहुत इंटरवेंशन की आपने कहा है। जी मैं बात को लेके जाना चाहूंगा हमारे मोइन सिद्दीकी साहब के पास में। हमारे मित्र हैं, पत्रकार हैं, थोड़े से टफ, और जो अस्मा जी ने कहा अपनी जगह पर बात और सही कहा कि किसी, और दो चीजें हमारे सामने इस पूरी डिबेट में आई, और मैं आपके सामने पूरी डिस्कशन के अंदर में सबने अपने अपने विचार रखे हैं, उसमें बहुत क्लियर, और उस मुद्दे को भी हमने जितना रख सकते थे अभी तक की डेवलपमेंट को हमने आपके सामने रखा कि यूरोपियन कंट्रीज में बैन, कनाडा में क्यूबेक के अंदर भी इसके जो धार्मिक चिन्ह पहन करके आप इंस्टीट्यूशन में नहीं दाखिल हो सकते। एक मैं कहूंगा सो कॉल्ड नहीं, मैं प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी जिनकी बात की जाती है,
यूरोपियन देशों की बात की जाती है, वेस्टर्न कंट्रीज पश्चिमी देशों की बात की जाती है, उन्होंने अपनी सोच के अंदर में अपने कानून और फैसले ला करके या उन्होंने इसको कहीं ना कहीं बैन करने की कोशिश की है। हमारे जो आज के जो पैनलिस्ट हैं जिसमें ज्यादातर लोग आए हैं, हम सभी लोगों ने एक दूसरा रुख इख्तियार किया और जो कि हमारी परंपरा का हिस्सा है। परंपरा का हिस्सा कि हम सर को ढक सकते हैं, सम्मान के लिए भी ढका जाता है। सम्मान, यह हमारी तहजीब है, हमारी परंपरा है, प्रथा है। फैशन में आ चुका है हिजाब, तो हिजाब उस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और फिर बात आती है हमारे मेन मुद्दे के ऊपर, क्या ये जरूरत है या इसकी ये कहीं एक जरूरत के उसमें तो आती नहीं है, और या ये पहचान का मुद्दा है, जिसके ऊपर मुझे जो बात समझ में आ रही कंसेंसस से एक बात ये बात भी निकल के है, पहचान का मुद्दा है। तो भारत में मुस्लिमों को पहचान चाहिए नहीं, लेकिन हाँ आप आइडेंटिफाई अगर करना चाहते तो फिर उस लिहाज से बात ये भी आती है कि फिर हिंदू जो है वो आपका भगवा पहन करके आ रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है? फिर सब अपने आप को रंगों से परिभाषित करेंगे। एक लिहाज से बड़ा खूबसूरत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। किसी कोई अपने आप को हिंदू कहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, जय श्री राम का नारा लगाए, कोई अल्लाह अकबर करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और कोई अगर बोले सो निहाल सत श्री अकाल कहे तो भी उसके अंदर में कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास में इंफॉर्मेशन आ रही है, बात को समअप करने के लिए, और कोशिश करूं एक ब्रेक शायद फिर लेना पड़े या एक और हमें प्रोग्राम करना पड़े, और लेकिन इसमें थोड़ा सा समय दे दिया गया। वो मोइन साहब, सारा बात आपने सुनी, पत्रकार भी हैं और इसके ऊपर मैं ज्यादा जब जोर दे रहा हूं, पूरे मामले के अंदर में पाकिस्तान का क्या काम है इसमें? आपके उनके विदेश में, पाकिस्तानी नहीं आपको साबित कर रहा हूं इसमें, आप पत्रकार भी हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी भारत के अंदर चल रहा है, कोर्ट फैसला दे रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल है, आप वहां से इस्लाम में हिजाब को लेकर के आते हैं, मतलब कि कानूनी ये दमनकारी है। इसमें चलने दीजिए, एक एंगल मेरा ये। दूसरे नंबर पे मेरा ख्याल है कि कंसेंसस यही है कि अगर लेकिन साथ में इस बात पर भी जवाब दीजिएगा मुझे कि और मैं ये पैनलिस्ट के लिए और आज जो इजाजत हो इस बात के ऊपर मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जगहों पर इस पर कहा जाता कि आपको अलाउड नहीं है, डेमोक्रेटिक ये अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशंस है, उसके बाद में सुब्रत जी ने सारी जानकारी आपके सामने रखी, मैंने भी आपके पास में रखी है, तो हम अदालतों में जाते हैं तो आपके सर के ऊपर टोपी कुछ भी, हाँ सिर्फ सिख लोगों को ये प्रिविलेज हासिल है कि वो अपने पगड़ी पहन के जा सकते हैं क्योंकि उनके धर्म में लिख दिया गया। तो सभी जितने भी कानून के लोग होंगे वैसे ही आइडेंटिफाई करेंगे कि साहब कानून के हिसाब से क्या चलता है। जी मोहन जी शुक्रिया जी, बहुत बहुत तवज्जो जी, आपने मौका दिया। बात यह है कि एक तो तमाम जितने भी रिलीजन्स हैं, हिंदू हों, सिख हों, क्रिश्चियन हो, जूज हो, मुस्लिम हो, ये तमाम रिस्पेक्टफुल लोग होते हैं और इन तमाम जितने भी कल्चर हैं इन सब के अंदर हिजाब या पर्दे का एक मुनासिब इंतजाम होता है, जो कुछ मुख्तलिफ ढंग से होते हैं। अब ऐसा ऐसा कुछ तब्दील हो गए हैं, लेकिन जहां तक मैंने आज मालूमात ली है, मुझे अंदाजा ये हुआ है कि जितने भी मज़ाहिब हैं तमाम सच्चे मज़ाहिब होते हैं और इसके अंदर ख्वातीन को किसी न किसी ढंग से बापर्दा रखा जाता है हर लिहाज पे। ऐसा नहीं होता कि उनको बेयार और मददगार छोड़ दिया जाता है कि वो आप पर्दा ना भी करें तो कोई बात नहीं। वो हो सकता है कि वो पत्थर के ज़माने में ऐसा होता हो, लेकिन लेडीज़ को एक रिस्पेक्ट होती है, ये औरत को रिस्पेक्ट देने के लिए उसको बाहया रखा जाता है और बापर्दा रखा जाता है। जो बात है पर्दा और बुरके का, बुरका जो उनसे है वो हमारा साउथ एशियन कल्चर का एक हिस्सा है, जो आप अगर देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में जो बुरका पहना जाता है वो एक अलग तरीका कार है जी। आप हज के मौके पे अगर आप वीडियोस देखें तो वहां पे स्कार्फ बांधा जाता है, औरतें बांधती हैं, मुंह खुला होता है उनका जी। और ये उसको भी इस्लामी कह सकते हैं और इसको भी, जैसे कि अस्मा ने कहा कि कुरान मजीद में आता है कि औरतों को अपनी जीनत छुपाने के लिए कहा गया है। जीनत से यह है कि अपनी खूबसूरती को छुपाएं ताकि उससे बेरारवी ना पैदा हो, क्योंकि आप देखें कि जिन जगहों पे औरतें शुतर बेमहार फिरती हैं, जिनको अपने न जिस्म का होश होता है न कपड़ों का होश होता है,
वहाँ खराबियां भी पैदा होती हैं। और अभी जैसे कि कंवल जी ने कहा कि ना कि ये इशू नहीं था, इसको इशू बनाया गया, बिल्कुल ठीक बात कही है उन्होंने। ये इशू नहीं था, इनको क्या जरूरत पड़ी थी कि इन चीजों को उठाना। चंद लोगों ने एक छेड़खानी की एक लड़की के साथ और फिर उसके बाद को इशू बना दिया, और इशू बनाने के बाद जाके छेड़खानी वाली बात प्रूव नहीं हुई है, छेड़खानी वाली बात प्रूव नहीं हुई है, छेड़खानी नहीं है, हैं? वो बनाया गया स्टेज नहीं है सर। स्टेज कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का इसका पोस्टमार्टम हो चुका है। लेकिन चलिए अपनी आप बात कंटिन्यू कीजिए चलिए, प्लीज। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैंने नहीं बोला था किसी के मामले में भी, तो वो एक इशू बना और उसको उसी वक्त रिजेक्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि ये हर आदमी का एक जाती फेल है। कोई खातून बुर्का पहने ना पहने, मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरी बहू कनाडा में रही, यहीं पे बड़ी हुई, वहां पे स्कूलों में भी गई, जैसे कि सपूत जी कह रहे थे कि अगर इंग्लिश स्कूल में जाएं तो वहां पे नहीं पहनते, यहाँ पे रही और यहाँ पे भी बुर्का पहनती है। बुर्का नहीं बल्कि वो नकाब वाला बुर्का पहनती हैं यहाँ पे। और ये ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल दकियानूसी हैं यहाँ पे, हमें दुनिया का नहीं पता। हम हर तकरीब में हिस्सा लेते हैं, गवर्नमेंट की हो जहाँ भी हो, लेकिन वो जाती हैं अपने 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 तरीके से जाते हैं। असमा जानती भी हैं इनको। तो बात ये होता है कि ये अल्लाह का हुक्म है पर्दा करना, जैसे कि कुरान मजीद में हुक्म है, ये नहीं कि आप कोई कर ले कोई ना करे, नहीं, एक हुक्म है। आप कुरान के अंदर ये कह रहे हैं कि कुरान के अंदर में पर्दा करना आपके ऊपर लाजिम है? जी सर, सिर्फ स्टेज कीजिए, थैंक यू। फ्रांस में यहाँ देखिए, फ्रांस को छोड़े ना, नहीं मोइन साहब को अपनी बात रखने दीजिए। सुबोध जी, मोइन जी को अपनी बात पूरी कर लेते हैं। बात ही है जरूर कि ये हुक्म है, कोई उस पर अमल करता है करे, नहीं करता ना करे, उसको हम ये नहीं कहेंगे कि तुम दायरा इस्लाम से खारिज हो गई। जैसे कि कुरान में लाजिम है क्या? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, इस पॉइंटेड फॉर्म में बताएंगे तो थोड़ा दर्शकों को क्लियर हो जाएगा कि जैसा कि अदालत ने कहा कि कुरान के अंदर में इस्लाम में नहीं है, ये लाजिम नहीं है, आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं है, आप चाहे तो रखें। अदालत को नहीं सही बताया गया, ये कुरान मजीद का हुक्म है। हुक्म का आपको फिर अगली बार के लिए आयत वो बतानी पड़ेगी, आयत बतानी पड़ेगी, क्योंकि आप एक पत्रकार हैं, इस्लाम के बारे में कुरान से कह रहे हैं और इस्लाम को मानते हैं। ये वाली जरूर मैं कहूंगा जी, क्योंकि अदालत कह रही कि कुरान में नहीं है, ऐसा इस्लाम में नहीं है। हदीस में ज़िना ढांपने का हुक्म है, ये हुक्म है। आप इसको ठीक, हाँ ये बात सही है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। मैं आपको आयत भी लाके दे दूंगा। मैं को मौलवी नहीं, जरूर, बेहतर जी, आप तो पंडित हैं, मैं तो मौलवी नहीं हूँ। लेकिन बात ये है कि आप मुझे कहेंगे हिंदू धर्म के संदर्भ में सबसे बड़ी बात है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो भी फैसला किया है इस किस्म का, वो गलत किया है। पाकिस्तान में आइन गलत बना हुआ है और बहुत सारी चीजें खराब होती हैं वहां पे। ऐसा नहीं होता कि सही है नहीं, अब आइन को पाकिस्तान का एक्सट्रीमिस्ट आएंगे ना, देखिए बात सुने, जहां पे भी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट आएंगे, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, एक ही माइंड सेट है सब लोगों का। वहां पे इस किस्म की बातें होंगी, कोई इशू नहीं था, कोई इशू नहीं होता, उसको इशू बनाया जाता है, छोटी छोटी चीजों पे इशू बनाया जाता है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं है हुकूमत के पास, तो वो रिलीजन को लेके आते हैं हर चीज के अंदर। और यही चीज अब इंडिया के अंदर आ रही है। इंडिया, मैंने कई प्रोग्रामों में कहा कि इंडिया पाकिस्तान की नकल कर रहा है इस मामले में कि कई काम उनसे नहीं होते तो वो रिलीजन को ले आते हैं, कभी किसी बात में कभी किसी बात में। ये भी एक इशू बनाया गया, ये इशू था ही नहीं। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, बड़ा इसको अच्छा नाम चल रहा था, लेकिन जब से मोदी साहब की हुकूमत आई है उसके बाद से ये आप अलग लाइन पे जा रहे हैं, गलत इस्तेमाल हो रहा है। फिर मोदी के साथ में फिर माफ सुनिए मोदी साहब हिजाब तक रखते हैं, कानून तक रखते हैं, क्योंकि फिर जाएंगे मोदी पर, फिर जाएंगे इमरान पर, वहां रोक के रखें। देखिए बात सुने जी, मैं हिंदू मजहब के बारे में नहीं कह रहा, हिंदू मजहब के लोगों से मेरे नहीं, मेरा मतलब हिजाब के ऊपर रखे, हिंदू की बात नहीं, मैं मोदी और इमरान को दूर रखना चाहता हूँ। नहीं आप ना रखें, मैं तो रखूंगा बीच के अंदर उनको, क्योंकि ये खराबी पैदा कर रहे हैं। इमरान खान भी नाकामी के बाद मजहब को हिजाब का इशू तो सेटल कर लीजिए, हिजाब का इशू सेटल कर लेते, फिर बात को थोड़ा ना करें। आपकी मैंने इतनी लंबी तमीज बांधी है, मैं सोने लगा था। चलिए बोलिए, चलिए कंप्लीट कीजिए, आप लेके आ रहे हैं तो फिर बाकी भी जवाब देंगे आपको। चलिए अपनी बात पूरी कीजिए जी। मेरी बात आपने बीच में काट के ना वो खराब कर देते हैं, आप पूरी कीजिए। मैं चाहता था कि मोदी इमरान ना आए, लेकिन आप ला रहे हैं तो ठीक है। अब बात सुने पूरी। जब भी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट आएंगे ना, कहीं पे भी आएंगे, कोई भी कंट्री के अंदर आएंगे जहां जिनके अंदर ना एक कीड़ा होता है मजहब का कि हमने आपको अपने आप को पोस्ट करना है,
वहाँ यही खराबियां पैदा होंगी, मुख्तलिफ चीजों पे छेड़खानी करेंगे। अभी उन्होंने नकाब और हिजाब के ऊपर बात की है, कल को आप देखें कुछ अरसे बाद जाके ना सिखों के साथ भी छेड़खानी होगी। देखें अभी देखें सिख, जो मैं यहाँ कनाडा में रहता हूँ, मुझे मेरा कई नहीं, आप ये कह रहे हैं भारत में मतलब आप कुछ ज्यादा नहीं जा रहे हैं। अच्छा दुपट्टा ओढ़ती हैं, वो एक हिजाब का तरीका होता है, असमा जानती हैं, बहुत शानदार वो दुपट्टा ओढ़ती हैं। जो नहीं ओढ़ती वो नहीं ओढ़ती, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं जो आपने मुझे इस बात का जी मैं सॉरी मोइन साहब, एक सवाल आपसे कर रहा हूं ताकि अपनी बात में आप अभी इंक्लूड कर लें कि आप ये बताएं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसाइड करता है कि आपको नहीं पहन के आना, किसी ना भगवा आएगा और ना हिजाब आएगा, दोनों चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। सरकारों ने कहा कि आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेसेस हैं, जो भी उनके वहां पर अस्पताल हैं, उनकी नौकरी की जगह, आप धार्मिक चिन्ह वहां पर नहीं लेके जाएंगे। तो इस मुद्दे के ऊपर अपनी बात कहिए, ताकि जैसा आपने कहा है प्लीज इस पे कोई इंक्लूड करके। धार्मिक चीज नहीं है ना जी, ये उनके लिबास का हिस्सा है, वो लिबास का हिस्सा। अगर वो बच्ची दुपट्टा ओढ़ के चली जाती है, एक सरदार बच्ची है, वो भी दुपट्टा ओढ़ती है, हिंदू बच्ची दुपट्टा ओढ़ती है, तो वो भी स्कार्फ वो हो गया, स्कार्फ हो गया एक किस्म का। इसमें कौन सी ऐसी बात है? उस तरह से बात है जिसकी वजह से परेशानी होती है। स्कूल के अंदर आपको कहा गया कि आपके, देखिए मेरा एक ही बात कहना है यहाँ स्कूल के ऊपर जाइए, स्कूल के ऊपर भी मैं सुबोध जी नहीं हम पाबंद नहीं होंगे उस पे, हम जो बात खुली है वो अपनी बात पे आप जी बार बताइए, अपनी बात मुकम्मल कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। बार हाईकोर्ट जो नहीं सुबोध जी लगे, इतने लंबे समय लगे, सुबोध जी एक सेकंड, आप मुझे कुरान में इसका रेफरेंस दिखाइए। जी चलिए, हाँ वो दिखा दूंगा मैं, वो दिखा दूंगा मैं। नहीं जहां पर बिल्कुल अच्छी बात हो, तो लगता है ये मुद्दा आगे और चलेगा जी। चलिए कहाँ लिखा है, नंबर ये बिल्कुल सही कह रही है, इशू नहीं है ये। एक मिनट खत्म कर देता हूँ, इशू कुछ एक एक करके हम लोग बात, एक एक करके सुनिए एक एक करके हम लोग चले, एक एक करके चले। सुबोध जी अपनी उंगली उठा, एक सेकंड अपनी उंगली उठा के चले, मैं अलाउ करूंगा। सुबोध जी एक नियम बना लेते हैं कि अगर आपको अपनी बात कहनी तो उंगली उठा दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट पर लेके आऊंगा। जल्दी का जवाब दे दूं। इन्होंने फ्रांस का जिक्र किया, देखें कभी भी किसी के जो होता है ना रिलीजियस जो लीडर होता है, उसके लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फ्रांस के सदर को तो मैं इस काबिल समझते ही नहीं कि उसका नाम भी लिया जाए, वो एक थर्ड क्लास आदमी है और उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, मैं आप उसके क्रिश्चियन पे भी ईमान रखता हूँ, राम पे भी ईमान रखता हूँ, मुद्दे पर ठीक है। मैं आपको बता दूं, एक शख्स जो है वो गलत बात करता है, हम उसका जिक्र नहीं करें, उसकी मिसाल भी हम नहीं देते, वो थर्ड क्लास लोग हैं, उनको समझ ही नहीं कि रिलीजन का। सुबोध जी आपकी बात का जवाब देंगे, सुबोध जी आपकी बात का जवाब देंगे। सुबोध जी क्या कहेंगे? मेरा, जब दुनिया के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है और एक ही जगह पे बहुत सारे समुदाय के लोग रहेंगे, उन सारे लोगों का इज्जत करना। एक कर्नाटक कोर्ट में एक जजमेंट, एक औरत ने जाके बोला कि जो मेरा हस्बैंड नागा है तो क्या मैं अपने बच्चे को नंगे भेज दूं कॉलेज में? आप एक्सेप्ट करेंगे? दिस इज ए पार्ट ऑफ माई रिलीजन। जो कल ट्राइबल आएगा किसी स्कूल में, बोलेगा कि मेरा तो ट्राइब में लिखा हुआ कि पत्ते पहन के आओ, तो क्या मैं आप पत्ते पहन के जाने दोगे? मैं कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आप, फ्रांस ने तो यहाँ तक किया कि उसने सिखों को पगड़ी पहन के नहीं आने दिया। निकोलस सरकोजी हिंदुस्तान आए, मनमोहन सिंह ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं आपका इतने सारे डील कर रहा हूँ, कम से कम। एक सेकंड कोमल जी, उनको बात अपनी कंप्लीट करनी चाहिए, प्लीज उंगली उठा दीजिए प्लीज। निकोलस सरकोजी को उन्होंने कहा कि आप कम से कम सरदारों को पगड़ी पहन के स्कूल में जाने दीजिए। उन्होंने कहा नो, आप हमसे डील करें, डिफेंस डील करें या ना करें, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमने एक बार नो ट्रैक कर दिया तो यहाँ तक कि कोई भी रिलीजियस सिंबल लेके फ्रांस के अंदर में स्कूल, कॉलेज और पब्लिक प्लेसेस में नहीं जा सकते हैं। 18 वर्ष के बाद आप अपनी रिलीजन के विषय में डिसीजन ले सकते हैं। मेरा कहना है, बगल में चाइना है, चाइना ने तो कुछ नहीं माना, आप दुनिया के लोग उसके तो जाकर कुछ बोल रहे हैं। पर अब चाइना को रोल मॉडल बनाना बंद कीजिए ना सर। मैं चाइना रोल मॉडल, चाइना में गलती किसकी है वो भी बता देता हूँ, वो मुसलमानों की गलती है वहाँ पे। मोइन साहब अपने टर्न का इंतजार कीजिए, मोइन साहब अपने टर्न का इंतजार कीजिए, मोइन साहब। और वो काम कर रहे होते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। उन्होंने साइंस के साथ चले ही नहीं, चाइना के साथ, तो
तो उनको पकड़ के वो सही मैं कर रहे चाहूंगा कोमल जी अपनी बात रखें, उसके बाद में अस्मा जी के पास में मैं आऊंगा। कोमल जी, आप बीच में आपने उंगली उठाई थी, अस्मा जी ने भी बीच में पहले भी उठाई थी, लेकिन आपको चांस देता हूँ जी, बोलिए। मैं आपकी इस बात पे आ रही हूँ। एक तरफ आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल की कहती है कि सब एक जैसे लगे, दूसरी तरफ आप कंट्रीज का साथ मिला रहे एक हैं। सेकंड रुकिएगा कोमल जी, पीछे ये म्यूजिक मिल रहा है ना, माफ कीजिएगा, ये जो अब मैं एक सेकंड दीजिए, ये म्यूजिक जो पीछे आपके मुझे कानों में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को या आप लोगों को नहीं आ रहा होगा कोई ऐसी। जी, अब अपनी बात पूरी शुरू कीजिए। हमें तो जी जी, बोलिए अपनी बात पूरी तरफ आपने बोला कि स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि एक जैसे लगे हैं, दूसरी तरफ कंट्रीज कह रहे हैं हर कंट्री ने ऐसे 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 कर दिया। वो उनकी अपना कंट्रीज का मामला है, ठीक है, हमें नहीं पता वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं कर रहे। जहां उन्होंने अगर किसी को प्रॉब्लम है वो वहां ना रहे, लेकिन स्कूल एक बड़ी छोटी जगह है जहां के लिए एक इतना बड़ा इशू बन जाए कि वो कोर्ट में चला जाए। क्या ये पहली बार हो रहा है? मुझे तो सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए, क्या स्कूल पहली बार यूनिफॉर्म ला रहे हैं? क्या स्कूल पहली बार ये कर रहे हैं? मैं आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सेइंग कि जब से मोदी जी आए हैं ये हो रहा है। मोदी जी को आप उनके धर्म से अलग करके एज अ स्टेट्समैन, एज अ पॉलिटिशियन देखें तो वो आप उनको समझ जाएंगे। सिर्फ उनकी नेगेटिविटी मोदी जी की सिर्फ ये है कि वो हिंदू हैं, इस वजह से समझ नहीं पा रहे हैं कुछ लोग उनको। बट मैं इस इशू पे आ रही हूँ कि ये जो इशू है ना, ये नया नहीं, ये उठना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। तो द रीजन कि ये इशू उठ के आया है, इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। दैट्स इट। कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, कुछ पॉलिटिकल, जी, और कोई रीजन। बहुत कोमल जी ने अपनी शुरू से एक बात रखी है कि ये मामला बनाया गया है जानबूझ करके, हाँ। ऐसे लोगों के। इसमें इस हिजाब के मुद्दे को लेकर के, चाहे वो पहली बार वीडियो आया जिसमें वो लड़की करी अल्लाहू अकबर और लड़के पीछे बैकग्राउंड में दे रहे हो, कैमरे के सामने आ रही है, और जिसकी मैंने जो बताया कि टीवी चैनल के ऊपर उसकी एनालिसिस हुई। साथ में ये मुद्दा भी कि जब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जब वहां पर बच्चे, वहां पर वो ऐसी पहली बार नहीं हुआ है, और सारी तरह से बात आई। अस्मा जी, आप भी कैथोलिक स्कूल में पढ़ी हुई हैं, स्कूल का एक ड्रेस कोड है, और ड्रेस कोड जो है वो ड्रेस कोड है। और साथ में सुबोध जी ने एक बात अपनी कही, उन्होंने कहा कि कोई रिलीजियस बिलीफ के ऊपर कपड़े पहनने वाली बात नहीं आती है, बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है। तो अस्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगी? आपने सबको सुना है, आपका अपना पॉइंट। फिर मैं पहुंचूंगा आचार्य संदीप त्यागी जी के पास में, और इस प्रोग्राम को हम समाप्ति पर ले जाएंगे। जी अस्मा जी। अस्मा जी स्टिल हो गई है, उनकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। अस्मा जी को जी एक सेकंड रुकिएगा। जी, तो अब मैं चाहूंगा कि मेरे वहां पर भी समय जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा का समय है। तो मैं सिर्फ, अस्मा जी आप अपनी बात, शायद अस्मा जी को आप दोबारा लाने की कोशिश की। अस्मा जी नहीं है, मुझे मैसेज मिला है, उनको वो वहां से रीज्वाइन कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन और वो उन्होंने हाथ उठाया था, तो मुझे अफसोस होगा कि वो अपने विचार वो कुछ कहना चाह रही थी। लेकिन हम इस प्रोग्राम को, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस हिजाब को हम दूसरा भी इसके ऊपर इशू पर बात करके दोबारा भी बात करते, लेकिन संदीप त्यागी जी मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। जी संदीप जी। मेरा कहना ये है कि जब हम पैदा होते हैं, ठीक है ना, हम धोती कुर्ता पहन करके पैदा होते हैं, ना हिजाब पहन करके पैदा होते, ना कुछ, ठीक है। जो मूल स्वभाव है, जो नेचर है, नेचर के अनुसार जब तक व्यक्ति चलेगा, जितने भी बदलाव हुए हैं, जहाँ गर्म देश थे वहाँ को उन्होंने तहमद या एक पर्टिकुलर टाइप की ड्रेस बनाई, जो ठंडे देश थे उन्होंने वहाँ पे जो ठंड के हिसाब से जो वस्त्र थे, कपड़े थे, वो बनाए पहनने के लिए। इसी तरह से कहीं भी देश काल वातावरण, जहाँ कहीं गर्मी है कहीं सर्दी है, उस हिसाब से जो चले हैं, वो उस देश में जब तक वो वेशभूषा रहेंगी वो ठीक रहेंगी। अगर आप बुर्का पहनते हैं, हिजाब पहनते हैं, जहाँ पर रेत के देश हैं, रेत उड़ती है, कुछ है, तो वहाँ ठीक है। लेकिन जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो अलग है, वहां पे आप उस चीज को अगर जबरदस्ती थोपेंगे वो गलत है। और ये अधिकार महिलाओं का होना चाहिए, ठीक है।
जब तक बच्चा समझदार नहीं होता माँ बाप उसमें सहायता करते हैं, बच्चे को सिखाते हैं, सब कुछ स्कूल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या कहेंगे संदीप जी, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर, कि अगर स्कूल ने निर्णय लिया है कि भाई ये ड्रेस कोड होना चाहिए तो बात खत्म हो गई, आप हाँ, ये चीजें नहीं लेके आएंगे, ना स्कूल भगवा स्कूल लेके आएंगे शिक्षण ना संस्था ना है। दूसरा लेके आएंगे। जी जी स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हिसाब से चलना आवश्यक है। अब एक बात बताएं, अगर वो स्कूल से बाहर जा सकते हैं, अगर वो स्कूल से बाहर की क्षमता रखते हैं, तो फिर इसका मतलब उनको स्कूल में आने की जरूरत नहीं है। स्कूल को उनकी जरूरत है या उनको स्कूल की जरूरत है? बच्चे को, विद्यार्थी को शिक्षा की जरूरत है या स्कूल को बच्चों की जरूरत है? अगर आप देखेंगे स्कूल तो दीवारों का नाम है नहीं तो, ठीक है, बच्चा जब चाहेगा, शिक्षा चाहेगा तभी तो स्कूल जाएगा। और अगर उसने पहले ही मन बना लिया कि मैंने तो स्कूल में सिखाते हैं, सीखना ही नहीं है। अब अलग अलग विषय हैं, किसी ने, अब कोई फौज में है, कोई अनुशासन की बात है आपका मतलब ये? हाँ, अलग अलग मानने से इनकार कर रहे हैं। वातावरण, मैं बताया देश काल वातावरण, आप किस माहौल में हैं, किस इलाके में है, क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर कोई महिला धावक है तो क्या वो बुर्का पहन करके दौड़ेगी? ठीक है। अगर कोई फुटबॉल खेलनी है, महिलाओं को आगे आना है, फुटबॉल की टीम है, क्रिकेट की टीम है, तो आप उनको बुर्का या कोई इस तरह के नकाब पहन कर उनको खिलाएंगे? जी जी तो संदीप जी आपने अपना अच्छा तर्क दिया है जी। समाप्ति की ओर प्रोग्राम को ले जाना होगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि बुर्का पहनना गलत है, नकाब पहनना गलत है या सही है। मैं ये कह रहा हूं कि जब हम पूजा पाठ के लिए जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, अगर हम नमाज के लिए जाते हैं तो हमें उस तरह की वेशभूषा पहननी चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन अगर हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वहां पे अगर स्कूल कॉलेज अलाउ नहीं करता और हम उनसे जद्दोजहद करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से वो हम उस चीज को नहीं समझ रहे कि हमें एजुकेशन का महत्व क्या है। बिल्कुल नहीं, बहुत सुंदर आपने बात की। ऐसा नहीं होता। ये अभी आप एक कानून एक कोर्ट ने बना दिया है, कोर्ट ने बना दिया है, और मोदी साहब जरूरी नहीं कि उन्होंने सही कोर्ट किया के हिसाब से प्रोग्राम नहीं चलता। कोर्ट कहने लगे आपको दिन में एक ही बार वॉशरूम जाना, तो आप कोर्ट की बात मानेंगे क्या? इसके ये उस फर्द की आजादी होनी चाहिए कि एक औरत है, वो हम इसके ऊपर बात करेंगे, जाऊंगी या मैं स्कार्फ पहन के जाऊंगा, उसको इजाजत, जो नहीं पहन के जाने जाती है वो ना पहन के जाए। कोई जबरन कोई नहीं होता, कोई किसी पे नहीं आजकल के जमाने में। देखिए स्कार्फ हम फैशन में भी पहनते हैं, हम फैशन में भी स्कार्फ पहनते हैं। मुझे अब प्रोग्राम को एंड करना होगा, मैं प्रोग्राम को एंड की ओर ले जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों से तिवारी जी, अगर मैंने सर पे तेल लगाया, मैं बाहर जा रही हूँ और मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं प्रेजेंटेबल नहीं लग रही, तो मैं अपना सर जो है कवर करके पीछे जूड़ा बना के जाती हूँ। दैट डज नॉट मीन कि मेरे को कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ, अपनी सुविधा के हिसाब से जी। आप स्कूल एडमिन की बात कर रहे हैं, उसको इजाजत देंगे। स्कूल की कोई तवारी नहीं है, कोई स्कूल का कोई इशू नहीं है, ये खामखा एक इशू बनाया गया है और इसके ऊपर बनाया गया है। जी बहुत सुंदर, बिल्कुल सब ने भी है कि ये इशू बनाया गया है, तो इशू बनाया गया है, इसके ऊपर हमारे हिजाब के ऊपर एक और प्रोग्राम करेंगे, और सब लोगों ने अपनी बात बड़ी खूबसूरती से रखी हुई है। आसमा जी इस प्रोग्राम में अपनी आखिरी बात रखना चाहती थी, वो नहीं रख पाई, इस लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस मुद्दे के ऊपर हम दोबारा मिले, क्योंकि अभी हम लोगों ने नकाब की बात नहीं की, उन्होंने बुरके की बात नहीं की है, तो सिर्फ हिजाब के ऊपर बात खत्म कर देना उचित नहीं है। एक और अस्मा जी को अपनी बात भी रखनी है, और यहाँ पर कई सारे मुद्दे उठ के आए। एक मुख्य रूप से दो मुद्दे हैं जो मैं देख पा रहा हूं। एक कि बात स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की है, बात इंस्टीट्यूशन की है। आ गया, अब आपको पता है पुलिस के अंदर में, पुलिस के कानून है कि आप धार्मिक, यहाँ पर आप सिर्फ सिखिज्म की बात छोड़ दी जाए कि उन है, पूरी दुनिया की हर अदालत में जाकर के वो जीत करके आए हैं, चाहे पश्चिमी कंट्री हो, कनाडा हो, हर जगह पर तो उनकी पगड़ी। लेकिन न हिंदू धर्म के अंदर में ऐसी कोई चीज है, न इस्लाम में है कि मैंडेटरी है। जो स्कार्फ है या जिसको हिजाब की बात कर रहे हैं, सर ढकने की, बाकी जगह पर ये बात उतनी ज्यादा मायने नहीं रखती, लोग पहन करके जाते हैं स्कार्फ। किसी ने किसी को एयरपोर्ट के अंदर में नहीं रोका कि आप इसको स्कार्फ पहन करके एयरपोर्ट में नहीं दाखिल हो सकते, या और जगह फिल्म देखने नहीं जा सकते। लेकिन अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, और कुछ देशों ने बंद भी किया है, उसके तर्क के ऊपर भी जाएंगे, लेकिन अगले प्रोग्राम में
आज हमारी बातचीत और चर्चा जो है हमारे दर्शकों के लिए ठीक रही, और ये आप दर्शकों को निर्णय करना है। समय हमने जितना निर्धारित रखा था उससे ज्यादा हुआ, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हर वक्ता को अपनी बात कहनी थी, और उसी के साथ में जो ज्वलंत मुद्दे आए क्यों कि सब लोगों ने एक बात कही है इसकी कि इस पूरे मुद्दे को बनाया गया है, फैब्रिकेट किया गया है। सब जो भी हमारे वक्ता हैं इस प्रोग्राम के अंदर सबने अंडरलाइन किया, इस मुद्दे पर भी अगली बार हमारी बात होगी इसमें हिजाब पार्ट 2 के अंदर में, जिसके अंदर हम हिजाब के साथ में नकाब और उसी के साथ में बुर्के को भी डिस्कस करेंगे। राकेश तिवारी को दीजिए इजाजत। हमारे सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं आप लोग अपने विचार बताइए, जहां में सुधार की जरूरत होगी हम जरूर करेंगे और कोशिश करेंगे। और आपका स्वागत है, और हमारे पैनलिस्ट का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश तिवारी को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी एक बार पुनः आपसे अगले प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम का शीर्षक मैं देना चाहूंगा खरी खरी, क्योंकि खरी खरी के अंदर सभी लोगों ने अपने दिल से बात निकाल के कही है, सच्चे दिल से कही है। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।